हमारे पास जो अब अगला चैप्टर है वो है डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो देखो पहले ना जो हमारे पास चैप्टर है इसका हमें मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। डेप्रीसिएशन भाई देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। सिंपल सी अगर बात बोल दूं तो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, फिर जाकर उसकी डेफिनेशन वगैरह ऑब्जेक्टिव उसके जो भी चीजें हो वो सारी बातें लिखवा दूंगा। ठीक है, देखो जैसा मैं तुमसे बोल दूं कि भाई तुमने एक ना खरीदा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल था 50,000 का। ठीक है, तो अगर वो मोबाइल तुम्हारा 50,000 का है, ठीक है, तो उसमें मतलब तुम्हें क्या बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर तुमने आज खरीदा तुम उसे ना 1 से 2 साल के बाद बेच रहे हो। ठीक है, तुम क्या 2 साल बाद उसको बेचोगे, तो तुमने 50 का खरीदा था, 50 का ही बिकेगा या उससे कम का या ज्यादा का बिकेगा? कम का। ठीक है, कम का बिकता है ना। अब समझो मैंने मोबाइल लिया था 50,000 का, ठीक है, वो ना 2 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, वो कम से पता कितने का बिकेगा भाई? 10 से 15 का बिकेगा, 20 मान लो। ठीक है, 20,000 का बिकेगा। मैंने 50,000 का लिए कितने का बिकेगा वो? 20,000 का। ठीक है भाई, 20,000 का क्यों बिकेगा? ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण से हमारे पास क्या है कि ये 50 के बदले 20 का बिकेगा। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? चेंज इन फैशन में चेंज हुआ है। दूसरा कि भाई जो हमारे पास है जो जनरेशन है वो बढ़ गई है। ठीक है, चेंज इन जनरेशन। ठीक है, जनरेशन का मतलब पता क्या होता है? पहला 1G था, 2G आया, 3G, 4G, अब 5G आ गया। ठीक है, ये बात सुना रही है, ये थी जनरेशन। ठीक है, तो जनरेशन चेंज हो रही है। मैं तुमसे भी बोल दूं मेरे पास एक 2G मोबाइल है, खरीदोगे? मैंने 50,000 का लिया था, तो मैं खरीद चलने क्लास है। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि भाई क्या कहते हैं, अबे 50,000 का है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा चल तेरे लिए 5,000 का मिलेगा, निकल यहाँ से लेके 2G अगर वो लेके मैं, तो हमारे पास हुआ क्या है? जनरेशन चेंज। भाई फैशन का क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास ना पहले पता क्या होता था? पहले हमारे पास टीवी होती थी खूब बड़े डब्बे वाली। ठीक है, अब पता क्या आता है? एलसीडी पतले, जो हमारे पास एलईडी पतली सी जो हमारे पास है। ठीक है, दूसरी चीज समझो, देखो अगला क्या ध्यान रख के चलना है। मैं ऐसा बोल दूं कि भाई पहले जो मॉनिटर था ना, ठीक है, मॉनिटर बहुत मोटा हुआ करता था। ठीक है, अब जो मॉनिटर है इतना पतला सा है, इतने पतले से मॉनिटर है। ठीक है, तो मैं पहले बोल दूं भाई ये मॉनिटर खरीदेगा? मैंने 1 लाख का खरीदा है। ठीक है, चले 90,000 चल लेके निकाल, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो क्या है, फैशन में चेंज आ गया, जनरेशन में चेंज आ गया। अगली बात और क्या करते हैं भाई? चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई अगला क्या हमारे पास? टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो भाई उसकी भी कीमत कम हो जाएगी ना। जैसे मान लो कि भाई अभी मेरे पास ये हमारा कैमरा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है भाई, अभी इसका जो मेगापिक्सल है काफी तगड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी से अगर मैं और आगे जाऊंगा ना, ठीक है, तो उसका हो सकता है और तगड़ा मेगापिक्सल आ जाए। ठीक है, तो इसकी ना कुछ कीमत नहीं रह जाएगी। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी में ना चेंज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चलाएंगे इसी को, ये हमें पता है। ठीक है, तो मैं अगर अगला खरीदने जाऊंगा ना वो मुझे महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको बेचूंगा ना तो ये उतने का नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो भाई मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसमें चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है छोटे मोटे फियर। ठीक है, मैं बोल सकते हैं फियर एंड टीयर। इसका मतलब पता क्या? टूट फूट। अगर हल्की सी छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है ना तो उसकी कीमत गिर गई। ठीक है, इससे मान लो कि अब क्या कर लू मैं, एक कार लू, ठीक है, मेरे पास एक ऑडी कार है मान लो। ठीक है, अब क्या है कि पहले वो कार एकदम पूरी ब्रांड न्यू कार है, मैं उसको बेचूंगा ना, जितने बेचता हूँ पूरी अगर चमक रही होगी ना वो बिक जाएगी बहुत अच्छी खासी। मैं बोल दूं कि भाई उसमें ना कहीं टक्कर लग गई वाल में, ठीक है, मैं जा रहा हूँ बेचने, वो तुरंत 3-4 लाख कम कर देगा उस टक्कर के चक्कर में। छोटी मोटी टूट फूट है ना। दूसरा एक मेरे पास है कि 50,000 का मोबाइल है, अब क्या कर दू भाई उसको ना एक ना हल्की सी स्क्रैच आ जाए मोबाइल पे, हल्की सी क्या स्क्रैच आ जाए, आगे से थोड़ा सा टूट जाए, उसकी कीमत तुरंत आधी कर देगा बंदा, तुरंत ही आधी कर देगा। वो क्या है? छोटे मोटे टीयर फेयर। भाई इन सब के चक्कर में ना हमारे जो भी हमारे पास सामान होता है, ठीक है भाई, हम यहाँ पे ना जो भी सामान है उसकी कीमत कम हो जाएगी।
और ये जो कीमत कम हो रही है ना, इन सबको हम क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन बोलेंगे। बात समझ आ रही है? तो देखो सिंपल सी बात है कि जब भी मैंने किसी भी, अच्छा यहाँ पे जो हम सामान लेके चलेंगे ना, क्या लेके चलेंगे, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। जो मेरे पास फिक्स्ड असेट्स होती है ना, ऐसी संपत्ति जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए होती है। जिससे मान के चलो मैं बोल दूं मशीन हो गया, फर्नीचर हो गई, ठीक है। द मशीन बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लिखता, ठीक है। देखो हमारे पास एक तो मशीन हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या कि फर्नीचर हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया। इन सब पे क्या कि ट्रक वगैरह हो गए, ठीक है, गाड़ी वगैरह हो गई। इन सब पे क्या है भाई, डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। भाई ध्यान रखना, अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर तुम्हें इस टाइम नहीं आया ना, तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पछताओगे, ठीक है। ये चीज, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन का यही सेम चैप्टर और बच्चों का वो बना होता है अच्छा खासा, ठीक है। जिनको मैंने पढ़ाया ना, वो पढ़ने नहीं आ रहे मेरे पास अभी। क्यों नहीं आ रहा, उनको चैप्टर आ रहा है वाला। देखो भाई, अब जो मैंने जितना बता दिया कि मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब पता लगे क्या होता है, मतलब कि ये सारी चीजें होती है कि अगर इन सब चीजों के चक्कर में हमारे पास किसी भी जो फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है, अगर उन सब की वैल्यू में चेंज आता है ना, ठीक है, मतलब कि अगर उनकी कीमत गिर जाती है तो उसी को क्या बोलेंगे हम, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देखो अब ना नेक्स्ट टॉपिक समझ के चलो। हमारे पास क्या होता है कि देखो ये तो मैं तुम्हें नॉर्मल बता दिया, लेकिन कंपनी के अंदर पता क्या होता है, रूल्स होते हैं। देखो जब मैं तुम्हें थ्योरी करवाऊंगा ना, उसमें बहुत सारी बातें बता चलूंगा, ठीक है। वो मतलब कि जैसे मान लो जितनी भी थ्योरी होंगी तो उन समय ना मतलब उन समय तुम्हें ना बहुत सारी ऐसी बात पता लग जाएगी जिसमें तुम ये देखोगे कि भाई अच्छा ये वाला प्रिंसिपल यहां लग रहा है, ये प्रिंसिपल यहां लगता है। मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल बताऊंगा, उसके अंदर बहुत सारे रूल बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। उसके हिसाब से तुम समझ जाओगे ऐसा होता क्यों। जितनी बातें बताऊंगा चैप्टर के अंदर, देखो हमारे पास क्या है, जो कंपनी है ना, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या है कि जो कोई सी कंपनी है वो अगर डेप्रिसिएशन लगा रही है, अगर कंपनी डेप्रिसिएशन लगाती है ना, तो उसके क्या कुछ कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल क्या होते हैं भाई, वो सारे भी इसके आगे बताऊंगा, ठीक है। इससे करो नोट डाउन। अब जो ना तुम्हारे पास पहले मैंने नॉर्मल से जो तुम्हें बातें बतानी थी कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे जो भी, अगर सिंपल सी बात करें ना कि अगर किसी भी मशीन के अंदर और उसमें वियर एंड टियर के रीजन से, मतलब कि ड्यू टू वियर एंड टियर अगर हमारे असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब तुम्हें जितनी भी थ्योरी लिखवाऊंगा ना, ठीक है, ऊपर सारी की सारी जो तुम्हें थ्योरी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को पता देख लेना भाई मैं क्या क्या लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या नोट डाउन करते चलो, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो भाई अब ना तुम्हें जितनी मैं थ्योरी बता रहा हूँ ना, वो सारी की सारी बात ध्यान रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्योंकि ना इन थ्योरी के बेस पे तुम्हारे जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो पहले तुम्हें वो आ जाएंगे। दूसरी चीज, ठीक है, वो ऐसा होगा कि भाई तुम्हारा जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सारी थ्योरी क्या मस्ट है। देखो सबसे पहले हम अपना मतलब कि मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। सिंपल सा क्या है, रिडक्शन का मतलब था कमी होना, ठीक है, वो भी किसमें, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। भाई देखो जो मेरे पास फिक्स्ड असेट्स होती है, मान के चलो कि फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब कि जो भी फिक्स्ड असेट्स है ना,
अच्छा, जमीन को छोड़ के, जो खाली पड़ा हुआ प्लॉट है उसको छोड़ के बाकी हमारे पास अगर ऐसा होता है कि किसी भी असेट्स के अंदर, ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर उसकी वैल्यू में जो कमी आती है ना, उसी को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैंने क्या बताया कि डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, क्यों होता है? ड्यू टू वियर एंड टियर, छोटे मोटे टूट फूट के कारण। ठीक है, तो कह रहे कि एंड सो मैनी रीजंस, भाई और बहुत सारे रीजन है, मैंने यहाँ पे रीजंस लिखवा दिए। ठीक है, सारे सारे समझाऊंगा भाई कौन कौन से रीजंस ऐसे होते हैं जिसके चक्कर में क्या है कि भाई हमारे जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, अब देखो अगला कह रहा है कि भाई हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, मतलब कि समझो भाई कभी भी अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास लिखा जाए ना कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका तुम्हें मतलब क्या समझना है? उसके अंदर की बातें। ठीक है, उसके फीचर्स। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि किसी के पास ना मतलब कि जो आईफोन 13 है, ठीक है, तो उसके अगर वो फीचर्स बताएगा ना, ठीक है, वो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसकी विशेषताएं वो अंदर की। तो वही सारी सारी बात देखते हैं। सबसे पहला, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, फिक्स्ड कौन सा? फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। कौन से होते हैं भाई? फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, जिन चीज को टच कर सकते हैं, जिस चीज को छू सकते हैं। ठीक है, देखो जिस, अच्छा टेंजिबल का मतलब है इसको छू सकते हैं, और जो दूसरा मेरे पास है इनटेंजिबल, ठीक है, जिसको हम नहीं छू सकते। ठीक है, जो टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? जिनको छू सकते हैं, और इनटेंजिबल क्या होते हैं? जिसको छू नहीं सकते। तुम्हें एक ध्यान रखना है, सिर्फ टेंजिबल को ध्यान रखो, जो इनटेंजिबल है वो अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास कि डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। वो भी फिक्स्ड कौन सा? फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। ठीक है भाई, जो हमारे पास फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स है, जब उसकी वैल्यू में कमी आती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। भाई ये जो वर्ड ना एक्सेप्ट, ठीक है, तो कि जो हमारे पास जो है एक्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है? छोड़ के। ठीक है, किस चीज को छोड़ के? फ्री होल्ड लैंड। ठीक है, मतलब कि जो खाली पड़ा हुआ जो प्लॉट होता है ना, ठीक है, वो हमारा देखो फ्री होल्ड लैंड या फिर फ्री होल्ड प्रेमिसेस। ठीक है, ये क्या हमारे पास खाली पड़ा हुआ प्लॉट होता है। ठीक है, और इस खाली पड़े हुए प्लॉट की जो वैल्यू कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती है। ठीक है, ये बात तो लग रही है। देखो हमारे पास जो जितने भी जो मशीन वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सब की वैल्यू तो कम हो जाती है, लेकिन कभी तुमने प्लॉट की वैल्यू कम हो तो सुना है? ठीक है, देखो बहुत सारे केस हो सकते हैं कि प्लॉट की वैल्यू कम हो जाए। कैसे कम हो जाए? भाई मान लो कि वहां पे ना बहुत तगड़े दंगे होते हो, ठीक है, अब मैं जैसे मान के चलो अभी बोल दूं तालिबान में तुम्हें प्लॉट मिल रहा है 100 रुपए गज, जाके लोगे? नहीं लोगे। क्यों भाई? वहां पे दंगे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या वहां के जो प्लॉट की जो वैल्यू है कम हो गई है। ठीक है, वरना प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए अगला मेरे पास क्या रखी? हेल्प इन एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ असेट्स। भाई पूरे के पूरे जब तक हम उस असेट्स को यूज कर रहे हैं, उस पर टोटल खर्चा कितना आया है, इन सबको बताने में हमारी हेल्प करता है। कौन करता है? डेप्रिसिएशन। देखो जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, उस बाइक पर टोटल खर्चा पता है पूरी जिंदगी का कितना आता है? अगर तुम देखने बैठ जाओगे ना तो दंग रह जाओगे। जैसे मान लो कि एक कोई बाइक है, वो मान लो 1.5 लाख की बाइक है। ठीक है, 1.5 लाख की बाइक है। सबसे पहले जो 1.5 लाख की बाइक है ना, तुम्हें 1.5 लाख की नहीं पड़ेगी है। ठीक है, तुम क्या करोगे इस पे? भाई तुम्हारा टैक्स वगैरह लगते हैं। ठीक है, 2 लाख मान लो इसके, तो 50,000 लगे तुम्हारे टैक्स के, तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 2 लाख के बाद तुम इसमें पेट्रोल वगैरह लगाओगे। ठीक है, जो पेट्रोल वगैरह होगा वो भी तो लगाओगे। पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, भाई उसके बिना इसकी पूरी जिंदगी का मान लो भाई 1 लाख तो कम से कम बनते हैं। 1 लाख तो खर्च हो जाता होगा पूरी जिंदगी में। भाई 20 साल अगर बाइक चला रहे ना, तो 20 साल में बंदा जो कोई भी है ना 1 लाख का पेट्रोल उड़ा देता है। 1 से 4-5 लाख का उड़ा देगा भाई, एक तो बहुत कम बोल दिया मैंने। ठीक है, तो क्या है कि 1 लाख का पेट्रोल, भाई जो बाइक चलाता है ना उसे पता होगा कि भाई उतने का उड़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस करवाएगा। ठीक है, अगर 3 महीने में एक बार भी सर्विसिंग पे जाता है तो 4 से 5 हजार खर्चा मान लो। ठीक है, छोटे मोटे टूट फूट वैसे भी होते रहते हैं, तो 3 महीने में एक बार क्या, साल के मान लो तुम, साल के 5 हजार मान लो। ठीक है, फिर 20 साल के वही मान लो, उसका भी 1 से 1.5 लाख उसका मान लो। ठीक है, तो कितना? 4,50,000 की बाइक पड़ गई। बताओ, ये सारी बातें पड़ रही है ना, तो ये जो बीच में टूट फूट इसका खर्चा, ये सारे कहां जाएंगे भाई? 1.5 लाख की बाइक ली थी ना तुमने, तो कहां गए? 4,50,000 रुपए, 3 लाख एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीजें पड़ती है। तो
हमारे पास ना क्या होता है कि हेल्प इन एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट्स। भाई जिस एसेट्स को हम यूज कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन क्या करता है उस चीज के ऊपर, मतलब कि टोटल उसकी पूरी लाइफ में जितना खर्चा होगा ना वो सारा का सारा बता देता है कि भाई ये सारे सारे खर्चे हो रहे हैं, तुम खुद देख लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स इज परमानेंट, ग्रेजुअल और कंटिन्यूइंग। भाई इसका मतलब क्या है, परमानेंट का मतलब है एक बार हो गया। देखो जो मेरे पास ना बुक वैल्यू मतलब कि जो असेट, अच्छा बुक वैल्यू का मतलब समझो क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब मेरे पास है जो हमारी बुक में वैल्यू लिखी हुई थी, मैंने खरीदा असेट्स को, ठीक है। हमारी जो अकाउंटिंग की जो बुक है उसके अंदर जैसे ही मैंने मान लो मशीन खरीदी, मैंने लिखा एंट्री करी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख, ठीक है, मेरी क्या बुक वैल्यू आ गई वो, ठीक है। अब ना उस पे जो हमारे पास है जो भी जितनी गिरावट आती है, ठीक है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। क्या है मेरे पास यहाँ पे, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज परमानेंट। भाई पहले तो परमानेंट हो सकता है, परमानेंट का मतलब क्या है भाई एक बार हो गया ना, अब दोबारा उसको तुम ठीक नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि भाई असेट्स है, एक में बाइक खरीद के लेके आया, ठीक है। अब पता है जैसे ही मैंने बाइक खरीदी ना उस कंपनी ने वैसे ही बाइक जो है ना एक और निकाल दी, ठीक है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी सब कुछ बहुत एडवांस है, ठीक है, लेकिन पिछली जो बाइक है उसकी तो कीमत कम हो गई। अब यही तो होता है एप्पल के जो फोन वगैरह होते हैं, ठीक है, क्या होता है उसके अंदर जो बड़े वाले जो मतलब कि जैसे ही नया ब्रांड आया ना पुराने वाली कीमत तुरंत कम हो जाती है। बहुत सारे लोग पता है किस बात का वेट करते हैं, 13 आया 12 की कीमत कम हो जाएगी तो 12 को लेंगे हम, ये चीजें होती है, ठीक है। फिर देखो अगला है ग्रेजुअल। भाई एकदम से हो जाए, एकदम से कीमत कम हो जाए, कैसे, एक्सीडेंट हो जाए, बाइक खरीद के लाया 1.5 लाख की, एक्सीडेंट हो गया, भाई बची हो 4 लाख की, बस 4 लाख कह रहा हूं 40,000 की बचे सिर्फ, ठीक है। 1.5 लाख की बाइक खरीद के ले गया, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, सिर्फ 40,000 का बचाओ, ये चीज है। अगला मेरे पास है कंटिन्यूइंग। भाई जो होता ही रहेगा, हर साल कम होगा, मैं उसको यूज कर रहा हूं, बार बार होता रहेगा। तो हमारे पास क्या है कि परमानेंट हो सकता है, ग्रेजुअल हो सकता है और कंटिन्यूइंग हो सकता है, इनको थोड़ा याद रख के चलना, ठीक है। इसमें टिक मार्क आ सकते हैं जो तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्या है कि डेप्रिसिएशन में अकर्स। भाई अकर्स का मतलब है हो सकता है, ठीक है, अकर्स ड्यू टू, भाई इसका मतलब है रीजन क्या है, ड्यू टू यूज, ठीक है, और उसके बाद है यूज एंड होगा, यूज एंड फ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है। भाई हमारे पास क्या यूज एंड फ्लक्स ऑफ टाइम है, इसका मतलब क्या है, मैं अगर किसी, देखो डेप्रिसिएशन कैसे हो सकता है, डेप्रिसिएशन जो हो सकता है ना, पहला हमारे पास है जैसे मान के चलो मैं बोल दूं मैं एक मशीन लेके आया, मैं इसको यूज कर रहा हूं, एक तो उसकी वैल्यू ऐसे कम हो जाएगी, बस मैं देखो एक तो मेरे पास क्या हुआ कि मैं मशीन खरीद के लेके आया, ठीक है। अब क्या है कि भाई मशीन खरीदा, मैं उसको क्या यूज करने लग गया, ठीक है, मेरे पास क्या आएगी, यूज करने लग गया। अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। मैं कोई सी मशीन लेके आया, मान लो 5 लाख की मैं क्या है एक मशीन लेके आया, ठीक है। अब जो 5 लाख की मशीन है मैंने उसको 1.5 साल यूज किया, उसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास है फ्लक्स ऑफ टाइम। भाई इसका मतलब क्या है कि भाई देखो फ्लक्स ऑफ टाइम का हमारे पास ना मतलब हो जाता है कि मैंने बोला कि मैं एक मशीन ना लीज पे लेके आया हूं, रेंट पे लेके आया हूं, ठीक है। मैं एक मशीन किस पे लाया हूं, रेंट पे लाया हूं मैं 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल तक उसकी वैल्यू मेरे लिए जितनी होगी, ठीक है, मैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा। 5 साल के बाद ना उस मशीन की वैल्यू मेरे लिए 0 हो जाएगी, क्यों, वो किसी और की हो गई मशीन, तो यही तो है ना, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है कि पहला तो यूज करते हैं, तो दूसरा है फ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे ही जो मेरा जो लिमिटेड टाइम पीरियड था वो जैसे ही खत्म हो गया, ठीक है, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे लिमिटेड टाइम पीरियड खत्म हुआ भाई मेरे पास क्या मशीन की वैल्यू 0 हो गई, उसी को बोलेंगे फ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगला इट अकर्स ग्रेजुअली। भाई लगातार होती रहेगी, ठीक है। मेरे पास क्या है जो डेप्रिसिएशन ना हर बार होगी, ऐसा नहीं कि तुमने इस साल यूज नहीं किया तो नहीं होगी, भाई कम होगी, ठीक है, ये चीज है। मैं तुम्हें चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं। तुम ना आईफोन 13 खरीद के ले आए, आईफोन 13 प्रो लेके आए, ठीक है। तुमने क्या किया, उसको ना लेके एकदम रख दिया सजा के, 50 साल बाद उसकी कीमत उतनी रहेगी क्या, ठीक है। मान तो नया का नया रखा रहेगा लेकिन कीमत तो कम हो जाएगी उसकी, ठीक है, वही चीज है क्या, इट अकर्स ग्रेजुअली। भाई ग्रेजुअली होती रहती है वो। उसके बाद डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व इन कैश, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेरे पास एक ऐसा एक्सपेंस है, ठीक है, जिसको हम क्या है कि कैश में रिकॉर्ड नहीं करते कभी। देखो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन जो है ना एक ऐसा मेरे पास खर्चा होता है
जिसको हम कैश में उसकी पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बताऊंगा अगर कैश में पेमेंट नहीं कर सकते तो क्या करते हैं। ठीक है, इसके बारे में ना बताऊंगा, इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर सुनो, कह रहे कि इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। भाई पहले समझो कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे के सारे एक्सपेंस हो जाते हैं जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस चीज हम डील करते हैं ना, अगर उसको बनाने में जो भी खर्चा आया है उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर मेरे पास क्या है कि बनाने में खर्चा नहीं आया उन सबको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस बात को याद रख के चलना। ठीक है, कि मेरे पास क्या है कि जो एक्सपेंस है एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगा जो मेरे मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब कि जिस चीज, जैसे मान लो मेरी जूते की कंपनी है। ठीक है, तो जूते की कंपनी अगर मेरे पास है तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इस जूते की कंपनी में मुझे ना कच्चा पहले माल लेके आना है। ठीक है, पहले मुझे क्या रॉ मटेरियल लेके आना है, उसको फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है, और बनाने के बाद जितना मैंने पूरा बेच दिया, ठीक है, मतलब कि बेचने से पहले पहले मतलब कि बनाने तक का जितना होता है ना, ठीक है, पैकिंग वैकिंग जितना मेरे पास हो गया, इन सब तक टाइम मेरे पास जितना भी खर्चा आया है उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि उसके बाहर जो भी खर्चा होता है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर तो मैं एग्जांपल बताऊं, सेल करने पे खर्चा, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, ठीक है, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है जो सीधा बनाने पे लगते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट क्या, उनको छोड़ के बाकी सब। ठीक है, अच्छा इन सब के जो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे ना जो तुम्हारी थ्योरी वाली जो वीडियो होगी उसमें कवर हो जाएगा, मतलब ये चीज है। ठीक है, फिर सुनो, कह रहे कि इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई दो अकाउंट होते हैं मेरे पास, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, थोड़ा समझा दे रहा हूं मैं। देखो हमारे पास क्या होता है कि जितने भी, देखो भाई जितने भी ना मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो मेरे पास है डायरेक्ट एक्सपेंस जो है, ठीक है, सारे के सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ठीक है, और जो मेरे पास होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। ठीक है, इन बातों को थोड़ा ध्यान रख के चलना। ठीक है, फिर सुनो, अब मेरे पास ना जो अगला है वो देख लो, मतलब कि डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन। देखो एक बार, देखो भाई अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि डेप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन है और क्या है, डिप्लेशन। क्या बोलते हैं बीच वाले को, एमोर्टाइजेशन। ठीक है, अब ना पहले समझो इसका मतलब क्या है। पहले डेप्रिसिएशन के बारे में तुम्हें सारी की सारी बात बता दी, एक बार दोबारा बता दे रहा हूं। ठीक है, फिर बताऊंगा एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है और फिर डिप्लेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सुनो भाई, मैंने बताया कि पहले डेप्रिसिएशन क्या होता है, इट इज अ मेजर्स ऑफ वियरिंग आउट ऑफ असेट्स ड्यू टू यूज एंड फ्लक्स ऑफ टाइम। देखो सिंपल क्या ध्यान रखना है, मेरे पास क्या, इट इज मेजर ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ असेट्स, मतलब कि असेट्स पे टोटल जितना भी खर्चा आया है, ठीक है, किसके चक्कर में, ड्यू टू यूज एंड फ्लक्स ऑफ टाइम। ठीक है, यूज करने के चक्कर में और फ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम पीरियड खत्म हो जाने के चक्कर में। ठीक है, जो भी होता है ना उसमें क्या है कि भाई मेरे जो असेट्स की वैल्यू है वो क्या कम होती रहती है, इसी को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, दूसरा कह रहे कि इट इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स। भाई देखो मेरे पास ना डेप्रिसिएशन क्या बताता है कि तुम्हारी असेट्स पे टोटल कितना खर्चा आया है। ठीक है, वो सारी की सारी बात क्या है, मशीन बता देता है, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन है वो बताता है कॉस्ट ऑफ असेट्स, कह रहे कि एंड एक्सपेंस ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, देखो क्या क्या बताता है, पहले तो कॉस्ट बता देगा कि तुम्हें एक्चुअल मशीन कितने की पड़ी। जैसे मान लो मैंने यहाँ बताया टैक्स जोड़ दिया और जितनी बातें वो सारी जोड़ी। ठीक है, मैंने बोला एक हम बाइक लेंगे, बाइक मान लो कि मेरे 80,000 की है, उस पर पहले टैक्स लगता है। ठीक है, फिर से इंश्योरेंस लगता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जितनी पागलपंती होती है सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहले हमें टोटल कॉस्ट बता देगा वो। हम जाएंगे ना बाइक लेने तो पहले हम पूछेंगे भाई बाइक कितने की है जी, 3 लाख की, मान लो कोई बाइक है 3 लाख की। ठीक है, अच्छा ठीक है कर दो, अरे सर यहाँ पे टैक्स भी लगेगा। अच्छा कितना टैक्स है जी, 37% टैक्स है, 3 3 9 90,000 का टैक्स, और मान लो 4 लाख की बाइक मान लो पहले। ठीक है, 4 लाख की हो गई, चलो ठीक है जी। अब ना इसका इंश्योरेंस भी होगा। अच्छा इंश्योरेंस कितने का है जी, 50,000 का। ठीक है, 4,50,000 की बाइक पड़ गई। ठीक है,
उसके बाद सर आपको अगर मेंटेनेंस लेना ना वो ले सकते हो, कितने का, 70,000 का 2 साल का, ठीक है, 70,000 जोड़ दो तो 5 लाख की बना देते हो बाइक को, ठीक है। ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ना हर साल उस पर जो पागलपंती होगी, कभी ठुक गई, ठीक है, कभी टूट गई, गिर गई, फट गई, जो भी हुआ, ठीक है, उस पे जितना भी जो खर्चा आया है, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, डेप्रिसिएशन हमें बता देगा। कैसे बताएगा, मतलब मशीन चल रही है, आग लग गई, ठीक है, आग लगते ही उसमें मेंटेनेंस होगा, जितना खर्चा वो सारा कहां जुड़ेगा, डेप्रिसिएशन में, सारा जुड़ जाएगा डेप्रिसिएशन में, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद कह रहे कि एप्लीकेबल, भाई एप्लीकेबल का मतलब है कहां लग सकता है, एप्लीकेबल ऑन ऑल टेंजिबल लॉन्ग टर्म असेट्स। भाई क्या होता है टेंजिबल, जिसको टच कर सकते हैं, ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या है, जिसको टच कर सकते हैं, ठीक है, और इनटेंजिबल का मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या एप्लीकेबल ऑन ऑल टेंजिबल लॉन्ग टर्म असेट्स। भाई टेंजिबल लॉन्ग टर्म असेट्स क्या होती है, टेंजिबल का मतलब जिसको टच कर सकते हैं और जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए चलती है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, टेंजिबल लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है। अब समझो भाई, अगली बात करते हैं एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। भाई देखो एमोटाइजेशन का मतलब ना हमारे पास, जैसे मैं तुम्हें पहले एग्जांपल देता हूं फिर समझ आएगा अच्छा सा। अभी ना जैसे ही किसी ने कोरोना की वैक्सीन बना ली होगी, जिसने भी कोरोना की वैक्सीन बनाई होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में बहुत महंगी बेचता है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है कि बहुत ज्यादा महंगी बेचता है, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग में महंगी बेच के चल रहा है, अभी से बताओ 20 साल के बाद, ठीक है, उतनी महंगी बिकेगी, वो सस्ती हो जाएगी कोई, क्योंकि भाई इसको कोई खरीदेगा ही नहीं। जैसे मान लो अभी जो है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये मान लो कि मेरे पास कोई से असेट्स है, ठीक है, 5,000 एक वैक्सीन की मान लो, ठीक है। तो अभी जैसे सबको टीका लग गया ना, तो उसकी कोई डिमांड नहीं करेगा। बाद में क्या है ना भाई, जिसने वैक्सीन को बनाई होगी वो पर डोज ना बहुत कम बेचेगा, बहुत ही कम कीमत में बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि बिकेगी नहीं वो, ठीक है। भाई अगर नहीं बिक रही है तो कैसे भी कैसे उसको तो निकालनी है ना, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी वैल्यू में कमी कर देता है, ठीक है। अब सुनो दूसरी चीज, जैसे मान लो मेरा कोचिंग एक ब्रांच यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं पहले खोल दूं 10 ब्रांच, ठीक है, अलग अलग जगह मैं पहले 10 ब्रांच खोल दूं, ठीक है, मैं वहां पे क्या करता हूँ, अपने चलाता हूँ वहां पे वीडियो लेक्चर, वहां पे चलाता हूँ अपने, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं स्टार्टिंग में ना पहले ना बहुत ये मान लो हैवी प्राइस दूंगा, मतलब कि ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा उनसे, जो ना बहुत दूर पहुंच जाएगा ना, बहुत दूर, तो हम उनसे बहुत ही कम देके फिर कर लूंगा, क्योंकि भाई बहुत जगह खुल चुके हैं, बच्चे क्या वहां पे आके पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, वहां पे अगर बच्चे आके पढ़ रहे होंगे तो भाई सबसे सिंपल बात पता क्या होगी यहाँ पे, कि अब ना और भी लोग होंगे उसे टक्कर के, जैसे मान लो अभी मेरी क्या रिकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, जैसे ही मैं पब्लिश करना शुरू कर दूंगा ना इसको, ठीक है, अभी तो पब्लिश होगी नहीं, मान लो अभी से 1 से 1.5 साल बाद पब्लिश होगी, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा कि भाई लोग ना देखेंगे वीडियो को, भाई इसने ऐसा किया है, लोग क्या है कॉपी मारेंगे, फिर वो भी आगे चलाएंगे, ठीक है, कॉपी मार के आगे चला तो मैं अपने ब्रांच खोलता रहूंगा, तो पहले ब्रांच खोलूंगा ना, वो बहुत ही ज्यादा पैसा लूंगा उस ब्रांच वाले से, ठीक है। दूसरा मैं ब्रांच खोलूंगा, ठीक है, वो क्या है कि थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन और लास्ट तक पहुंच जाऊंगा ना, ठीक है, वो क्या सस्ता होता जाता है। पसंद आई सारी बात। तो देखो इसी को बोलते हैं एमोटाइजेशन। सिंपल से अगर बात बोलते हैं, अगर किसी भी इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, कह रहे कि ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक, ठीक है, एकदम से, और सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ। भाई देखो राइटिंग का मतलब लिखना होता है, राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होगा, कम लिखना, ठीक है, ये लिखना बंद कर देना, ठीक है। राइटिंग ऑफ का मतलब है मतलब कि कम करना है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। कह रहे कि ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। कौन से असेट्स है भाई, इंटेंजिबल असेट्स। एग्जांपल क्या क्या है इसके, पेटेंट हो गया, परचेस, गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। देखो मैं तो बताता हूँ, एक ना कॉपीराइट का एग्जांपल समझ लो, यूट्यूब से चलाते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि पहले मेरी वीडियो है, ठीक है, अब क्या होगा कि इस वीडियो को ना, जैसे मान लो मैंने पब्लिश की, ठीक है, मेरा क्या है कि मान लो जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन हो रखा है, मुझे पैसे मिलते हैं इस वीडियो से। अगर कोई दूसरा बंदा उस वीडियो को चुराता है, ठीक है, अगर कोई दूसरा बंदा उस वीडियो को कॉपी करता है, अपने चैनल पे डालता है, ठीक है, तो उससे जितने पैसे वो कमाएगा ना, उसका आधा मेरे पे आएगा, ठीक है। फिर एक बंदे ने क्या किया, उससे वीडियो लेके आगे कमाया, उसका आधा उस पर जाएगा, इस पर जितना आएगा ना उसका आधा मेरे पे आएगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो भाई मेरे पास क्या है कि जैसे ही ना कॉपीराइट ना आगे जाता रहता है तो वैल्यू कम होती रहती है,
ठीक है, उसी तरीके उसे क्या बोलेंगे हम, एमोटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर सुनो, मेरे पास अगला है डिप्लेशन। ठीक है, जब तक इसे एक बार रिवाइज करो स्पीड में। अब जब मेरे पास नेक्स्ट है डिप्लेशन, भाई पहले इसका मतलब समझो क्या होता है। भाई पहले ना देखो डिप्लेशन ना कहाँ पे यूज होता है। जैसे मान लो कि अच्छा तुमने कोयले की खान सुनी है, ठीक है, कोयले की खान में क्या होता है, पहले देखो जो भी इंजीनियर वगैरह होते हैं ना, ठीक है, वो क्या है कि सॉफ्टवेयर से पता लगा लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ तक कोयला फैला हुआ और कितना टन कोयला है इसके अंदर। ठीक है, जो इतने भी जो हमारे पास क्या है कि जो इंजीनियर वगैरह हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से पता लगा लेते हैं कि इस खान के अंदर ना टोटल क्या है, कितना ये मान के चलो कि कोयला है। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि भाई पहले ना उनको पता लगा लिया, ठीक है भाई इतना है। ठीक है, वो बोलते हैं इतने की जो लागत है ना, थोड़ा सा उन्होंने कोयला निकाला, इतने की लागत मान लो 100 रुपए है। ठीक है, उन्होंने बोला पूरे की बताओ कितने की होगी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई 1000 करोड़। ठीक है, बोला उन्होंने 1000 करोड़ बोल दिया। अब ना पहले उसने ना मतलब कि जो उस कोयले की खान का जो मालिक है उसने क्या किया भाई, उस कोयले की जो खान है उसको दिया पहले किसी को लीज पे। ठीक है, कि भाई ले, मतलब उसने किसी से खरीद लिया, किसी ने उससे मान लो 5 साल के लिए लिया कि भाई 5 साल में मैं जितना निकाल सकता हूँ उतना निकालूंगा। ठीक है, तो उसने 5 साल निकाला। ठीक है, तो 5 साल के बाद उसमें कोयला उतना ही होगा या उससे कम होगा? जो 5 साल में जो कोयला है उतना होगा या उससे कम होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर कोयला कम हो जाएगा तो वो जो खान है उसकी कीमत भी तो कम हो जाएगी ना, जो कोयले की जो खान होगी उसकी कीमत भी क्या है, कम हो जाएगी। तो ये जो कोयले की खान की जो कीमत कम हुई है ना, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब समझो दूसरा ऐसे ही सोने की खान भी होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, कह रहे कि डिप्लेशन इज मेजर्स ऑफ एग्जॉर्शन, ठीक है, ऑफ वेस्टिंग मटेरियल सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम क्वेरी या फिर माइन। ठीक है, मतलब कि क्या है कि भाई ये जो बताया मैंने कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम क्वेरी एंड माइन। ठीक है, जो कोयले की खान मान के चलो उसमें से क्या निकालना, कोयला निकालना। ठीक है, या फिर माइनिंग करना। माइनिंग का मतलब पता है, खुदाई करके सामान निकालना। ठीक है, वही चीज होती है। अगला कह रहा है कि एक्सट्रैक्शन रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल मटेरियल। भाई ये जो एक्सट्रैक्शन है ना, निकालना, ठीक है, वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है द क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल खान के अंदर, खदान के अंदर जो मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, अगर हम उसको खोद के निकालते हैं तो उसके अंदर की क्वांटिटी को रिड्यूस कर देता है। ये तो लिखा है इसमें कि एक्सट्रैक्शन रिड्यूस द क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो भी मटेरियल हमारे पास होते हैं, ठीक है, अगर हम उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं खोद के बाहर, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, अब सुनो अगला एग्जाम्पल देख लो। कह रहे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम माइन इज डिप्लेशन कोल स्टॉक। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या डिप्लेशन ऑफ कोल स्टॉक। कह रहे कि अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन करते हैं कहां से, मतलब कि कोल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, कहां से, फ्रॉम माइन, तो वो क्या होगा मेरे पास, डिप्लेशन ऑफ कोल स्टॉक। बात समझ आ गई है? ठीक है, सिंपल सी बात आप समझो। देखो ओके बैठ जाओ, सुनो अगला कह रहा है कॉजेज और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चक्कर में मशीन की वैल्यू में कमी आती है, मतलब कि डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, पहला मेरे पास है यूज ऑफ असेट। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम असेट्स का यूज करते हैं ना तो उसमें छोटे मोटे वियर एंड टियर आते हैं। ठीक है, जो मेरे पास क्या वियर एंड टियर आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस वियर एंड टियर के मतलब कि छोटे मोटे टूट फूट के चक्कर में क्या है कि डेप्रिसिएशन लग जाता है। अगली बात फ्लक्स ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने पता कह रहा कि सम असेट्स हैव फाइनाइट या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनके फाइनाइट या लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, उनका टाइम ना निश्चित होता है, एक फिक्स टाइम है कि भाई 5 साल तक ये असेट्स हमारे पास रहेगी, उसके बाद इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वही है, कह रहे कि सम असेट्स हैव फाइनाइट या फिर लिमिटेड। फाइनाइट का मतलब क्या है, मेरे पास लिमिटेड है, सीमित, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल लीज का मतलब क्या है, कह रहे कि ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स वैल्यू कम्स टू एन एंड। ठीक है, देखो अगर मैं ना कोई सी मशीन ले लूं, ठीक है, तो मान लो मशीन ना 5 लाख की है, मैंने उसको किराए पे ले ली 1 लाख में। ठीक है, और 5 साल के लिए, तो भाई जब तक ना मेरे पास वो मेरे जो 5 साल का टाइम पूरा नहीं होगा, वो मशीन की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 1 लाख की होगी। अब मान लो मैं हर साल जो है ना 20-20 हजार कम करता हूं। मान लो मेरे पास क्या, देखो 1 लाख है, मैंने माना कि भाई मैंने जो मशीन लिया ना
वो 1 लाख की लिए, ठीक है, 1 लाख की मशीन लिए तो मैंने इसको लिए 5 साल के लिए, 5 साल के लिए ना, तो हर साल मैं कितना कम करूंगा, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दूंगा, हर साल 20,000 कम करता रहूंगा, 20,000 कम करूंगा, फिर 20,000 कम, लास्ट में मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं 20,000 को 5 से गुणा तो टोटल 1 लाख नहीं हो जाएगा, तो लास्ट में वैल्यू कितनी बच जाएगी मेरे पास, 0 बच जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, वही मेरे पास है। कह रहे कि अगर कोई सा भी जो लीज है, अगर तुम किसी चीज को लीज पे लेते हो, किराए पे, भाड़े पे लेते हो, ठीक है, तो जब तक उसका टाइम पीरियड है ना, तब तक तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी उतने ही की, ठीक है। तुम क्या धीरे धीरे कम करोगे, जैसे मान के चलो, मान लो 1 महीना होता है 30 दिन का, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ का जो रेंट जा रहा है, मान लो जा रहा है 30,000, ठीक है, तो मैं क्या समझूंगा, ये समझूंगा ना, 1 दिन पूरे हो गए भाई, 1,000 रुपए खत्म हो गए, दूसरा दिन पूरा 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, जब महीने का एंड आएगा ना, मैं समझूंगा भाई मेरे 30,000 रुपए खत्म, ये तो मानूंगा, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे भाई, फ्लक्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगला कह रहा है कि ऑब्सोलेंसेस, भाई इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, जैसे ही आईफोन 13 प्रो मैक्स आता है, आईफोन 12 की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी जो कीमत कम होती है ना, इसी को बोलते हैं ऑब्सोलेंसेस। इसका देखो समझो, पहले आईफोन जो 12 मैक्स प्रो है वो आता था मान लो 1.5 लाख का, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ना 13 मैक्स प्रो आ गया, 13 मैक्स प्रो हुआ 2 लाख का, और जो 12 मैक्स प्रो वो हो गया मेरे पास 90,000 का। तो पिछले वाले की जो वैल्यू वो कम हो जाती है। क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहे कि इफ बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मशीन बिकम अवेलेबल, अगर एक अच्छी और कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि झेलने लायक मशीन, मतलब कि जिसको हम खरीद सकें, वही है। कह रहे इफ बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मशीन बिकम अवेलेबल, अगर वो मार्केट में अवेलेबल हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेंस। पुराने वाले मशीन की वैल्यू कम हो जाती है और नए वाले की आगे आ जाती है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद एक्सीडेंट, भाई एक्सीडेंट होगा, कोई सी मशीन है, मान लो उसमें आग लग गई, ठीक है, मशीन में अगर आग लगी तो खराब हो जाएगा, वो मशीन आग लगी खराब हुआ, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो भाई तुम्हें पहले ये सारी की सारी बात ना पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सबको भाई थोड़ा 3 से 4 बार रिवाइज करना, फिर थोड़े और नोट्स लिखवा रहा हूँ, उनको देख लेना क्या क्या है, ठीक है। कल उसे नोट डाउन। अब जो हमारे पास ना नेक्स्ट है वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में। देखो हमारे पास ये टॉपिक है, ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए टॉपिक का मतलब क्या है, कह रहे कि क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन लगाने की, ठीक है। भाई बहुत सारी जरूरतें होती हैं, ठीक है, उसमें से जो ये 5 है वो बता रहा हूँ क्या है। देखो पहला मेरे पास कह रहा है टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। देखो किसी भी एक बिजनेस का ना एकदम सही प्रॉफिट और जो लॉस है उसको पता लगाने के लिए ना भाई डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता होना जरूरी है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं, देखो पहले ये बात तो पता है कि मान लो एक कोई ना कुछ भी, मान लो एक कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में से मेरे पास प्रॉफिट आया 10 लाख का, ठीक है। अगर मैं वो सारे खर्चे इसमें से माइनस ना करूं तो बताओ सही प्रॉफिट होगा गलत होगा, गलत प्रॉफिट होगा ना। देखो जैसे मान लो मेरे पास ना बिजनेस का प्रॉफिट है 10 लाख, ठीक है, और मेरे पास जो खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंस मान लो 7 लाख का है, और भाई साहब खूब खुश हो रहा है 10 लाख का प्रॉफिट और 10 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। तो बाद में खर्चा भी तो माइनस करो, ठीक है। तो जो 7 लाख का भाई खर्चा है ना पहले उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब कितने का हो गया भाई, एक्चुअल प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख का, ठीक है। सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है, अगर हमें एकदम सही प्रॉफिट पता, मतलब कि सही प्रॉफिट या सही लॉस पता लगाना है ना, ठीक है, तो क्या करना होता है कि भाई जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है उसको भी माइनस करना होता है। मतलब कि प्रॉफिट में से सारे के सारे पहले खर्चे माइनस करो। देखो हमारे पास होता है 2 प्रॉफिट होते हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या, जितना हमने कमाया पूरा पूरा। ग्रॉस प्रॉफिट में से जैसे ही हम सारे के सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, ठीक है, उस टाइम हमारे पास क्या निकल के आता है भाई, नेट प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट होता है ना उसी को हम अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि भाई सही प्रॉफिट या सही लॉस पता लगाने के लिए हमें बिजनेस का जितने भी खर्चे हैं उससे माइनस करना होता है, और डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है जिसको माइनस करना होता है, ठीक है। देखो तो कह रहे कि ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज शोन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। भाई कैसे शो किया जाता है, जो डेप्रिसिएशन है उसको डिडक्ट करने के बाद, मतलब कि डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हम क्या है कि प्रॉफिट को शो करते हैं जो सही प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट कह रहे कि टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। देखो
भाई जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, मान लो मैंने मशीन खरीदी 10 लाख, ठीक है, 5 साल बीत गए मशीन के, ठीक है, और 5 साल में ना हर साल 1-1 लाख का मान लो मशीन की वैल्यू कम होती है। तो भाई अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं हटाएंगे ना, माइनस करेंगे, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे पास कितने साल की मशीन बाकी रह गई, फिर कितने लाख की मशीन बाकी है। 10 लाख की मशीन थी, अगर मुझे डेप्रिसिएशन पता होगा, ठीक है, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं भाई ना, हमें क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन पता लगाने की। अगर हमें डेप्रिसिएशन पता होगा तो हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता होगी। फाइनेंशियल पोजीशन पता होने का मतलब क्या है, हमारे पास कितने असेट्स हैं, कितने लायबिलिटी है, ये सारी की सारी बातें पता होंगी, ठीक है। तो वही तो कह रहा है पे टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। देखो क्या है कि इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज फ्रॉम द असेट्स, ठीक है, अगर असेट्स में से डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया जाता है, देन इट्स ट्रू वैल्यू विल नॉट रिफ्लेक्ट इन बुक्स। उसकी जो असली वैल्यू है ना वो बुक के अंदर शो नहीं होगी, ठीक है। मान लो 10 लाख की मशीन थी, ठीक है, ठीक है, मेरे पास क्या है 10 लाख की मशीन है। अगर मैं इसमें से ये जो डेप्रिसिएशन है 5 लाख का, ठीक है, अगर 5 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो भाई ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि 5 लाख रुपए मेरे पास क्या असली वैल्यू है मेरी मशीन की, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम इस 5 लाख को माइनस नहीं करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि जो भी वैल्यू है ना असली वाली वैल्यू शो नहीं होगी, नकली वैल्यू शो होगी। कौन सी, ये 10 लाख वाली, इसी को बोलेंगे ना, ये मेरे पास गलत वैल्यू है ना मशीन की, तो ये वाली शो होगी उसके अंदर, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज फ्रॉम असेट्स देन इट्स ट्रू वैल्यू विल नॉट रिफ्लेक्ट इन बुक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितनी एक्चुअल में वैल्यू होगी उससे ज्यादा दिखेगा। असलियत में मशीन कितने की है, मशीन है 5 लाख की, ठीक है, हमने कितने लिख रखी है 10 लाख की, ठीक है। इसीलिए डेप्रिसिएशन का भी पता लगाना जरूरी होता है, ठीक है। उसका फर्क क्या पड़ेगा, इट विल बी रिजल्ट इन हायर फॉल्स वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है भाई। वो क्या है, ज्यादा नकली वैल्यू शो करेगा, ठीक है। असली वैल्यू कैसे पता लगेगी, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद समझो अगला क्या है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो जो भी हम सामान बना रहे हैं उसकी असली लागत पता लगाने के लिए ना हमें सारे के सारे खर्चे उसके अंदर जोड़ने होते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे क्या हमें उसके अंदर जोड़ने होते हैं। जैसे मान के चलो कि अपना कोई एक शोरूम है, ठीक है, शोरूम में वो क्या है कि उसका जो लाइट का खर्चा होगा, ठीक है, उसने एसी लगा रखी है, इन सब का खर्चा होगा, ठीक है, उसने पानी वानी देखे, वो सारे खर्चे कहाँ जोड़ेगा अपने सामान में तो जोड़ेगा ना वो। जैसे मान चलो कि 400 रुपए के एक जूते लेके आता है, 400 के वो एक जूते लेके आता है, ठीक है। अब क्या है कि उसके लाइट वाइट का खर्चा उसने देखा भाई टोटल खर्चा ना महीने के 4 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। वो सामान टोटल खरीद के लाया, मान लो 50 लाख का लेके आया, ठीक है, तो 50 लाख का लेके आया, वो 4 लाख भी ना उसी में जोड़ देगा। अब वो समझेगा भाई मैं हर महीने 54 लाख का सामान लेके आता हूँ, ठीक है। अब वो क्या है उसी के हिसाब से जो भी उसकी जो कॉस्ट है ना मशीन वगैरह की, वो सारी की सारी उसमें जोड़ के फिर जाके बेचता है। तो देखो प्रोडक्शन की असली कॉस्ट पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है, क्योंकि मशीन पे जो खर्चा हुआ है उसको भी तो जोड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि अब दूसरा एग्जांपल हम लेके चले, भाई मोमोस वाला है, ठीक है। अब क्या है कि कोई किसी के मोमोस की ना मान लो पूरी दुकान है, वो ऐसा थोड़ी कि जितने का उसने बना उतने का बेच देगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपना किराया वगैरह उसमें तो निकालेगा, जितना भी उसका किराया वगैरह है वो सारा उसी में से निकालेगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सारी की सारी कॉस्ट वो उसी में जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, कह रहे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी सामान को बनाने की जो कॉस्ट है, ऑल्सो इंक्लूड डेप्रिसिएशन, उसके अंदर क्या डेप्रिसिएशन भी सम्मिलित होता है, ठीक है। अगला मेरे पास है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सुनो। हमारे देखो हमें ना समझना क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है वो समझना क्या है। जैसे मान के चलो कि जो हम ना हर साल, जैसे मान लो 10 लाख की मशीन है, 10 लाख की मशीन है, ठीक है। मान लो हम ना हर साल जो है ना 2-2 लाख रुपए माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। हर साल 2 लाख रुपए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 3, 4, 5, ठीक है। यहां पे मशीन पूरी खत्म हो जाएगी। अब क्या मशीन अगर खत्म हो जाएगी तो हम क्या मशीन को फेंक देंगे बाहर? मान लो उस मशीन को तो बस हटाएंगे, उस मशीन को हम हटा देंगे,
मशीन की वैल्यू तो खत्म हो गई ना। अब अगर हम उस अच्छा तुमने पुरानी मूवी के अंदर देखा है जो मतलब कि जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो क्या है कि दंगे पे कह रहा हूँ, जो भी जिससे बैठते हैं, ठीक है, धरने पे बैठ जाते हैं, ठीक है, बोलते हैं मशीन बदलो, क्यों? नहीं देखो, ऐसा तो मशीन काम करने लायक नहीं हो जाती, वो मशीन काम करने लायक बचती नहीं है, डेप्रिसिएशन लग के पूरी मशीन की वैल्यू खत्म हो गई है। तो मतलब कोई से एक जनरेटर होता है ना, उसकी लाइफ होती है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लाइट खरीदी वाली, ठीक है, इसने बोला 2 साल की गारंटी है, इसका मतलब क्या है 2 साल तक ये लाइट चलेगी, उसके बाद कोई नहीं चलेगी, ठीक है, उसने बोला चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चले तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सेम चीज होती है, जो 10 लाख की जो मशीन है ना, वो कितने साल के लिए मेरे पास, 5 साल के लिए। तो हर साल मैंने कितना कम किया, 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, 2 लाख, लास्ट में खत्म। ये जो 2 लाख, ये जो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं ना, ये जो मैं क्या कर रहा हूं, 2 लाख जो डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, ठीक है, इसका हम बनाते हैं एक रिजर्व, ठीक है, हम क्या करते हैं इसका एक रिजर्व बनाते हैं। भाई ये जो हमने रिजर्व बनाया है ना, ठीक है, इस रिजर्व के अंदर क्या होता है, 2 लाख का जैसे डेप्रिसिएशन लगाना हम उतना प्रॉफिट, देखो मैंने कहा डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ना, तो जितने का हमने डेप्रिसिएशन लगाया है प्रॉफिट में से उतने पैसे निकाल के हम रिजर्व में जाके रख देते हैं, ठीक है। 2 लाख यहां रख दिया, ठीक है, देखो यहां पे कम किया, यहां पे बढ़ा दिया, ठीक है, फिर 2 लाख रखा, ठीक है, फिर रखा 2 लाख, फिर 2 लाख, ठीक है, फिर 2 लाख। जहां पे इस मशीन की वैल्यू 0 हो गई, जो मेरे पास रिजर्व है कितना हो गया, 10 लाख का हो गया, बताओ, ये लो मेरे पास 10 लाख रुपए जमा होगा, मैं नई मशीन ले लूंगा, इस मशीन को हटा दूंगा, इससे नई वाली मशीन ले लूंगा। भाई ये चीज होती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगला समझो, देखो अगला इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट इज सेट असाइड, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको अलग करके रखा जाता है, ठीक है, एंड मेक अ रिजर्व, क्या बनाते हैं, देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग करके रखा जाता है और उसका रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है, एंड मेक अ रिजर्व फॉर फर्दर परचेसिंग मशीन, फर्दर का मतलब है दोबारा, ठीक है, दोबारा मशीन खरीदने के लिए हम क्या है कि उसका रिजर्व बना के रखते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास है टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस। देखो अगर तुम्हारी कोई सी कंपनी है, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड कंपनी है, मतलब कि ये मान के चलो सरकार की नजरों में है वो कंपनी, अगर तुम उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो ना, ठीक है, तो ये मानो तुम्हारी कंपनी बंद की जा सकती है, ठीक है। कौन कौन से एक्ट के तहत, पहले हमारे पास है कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट है 2013, ठीक है। दूसरा मेरे पास है इनकम टैक्स एक्ट, भाई इसका देख लेना कौन कौन सा एक्ट है। देखो कह रहे कि इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, भाई बहुत जरूरी है डेप्रिसिएशन लगाना, क्यों, टू कंप्लाई, मतलब कि ये मान लो सामना करने के लिए, टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट एंड द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। भाई कंपनी एक्ट और जो हमारे पास है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, इन दोनों से बचने के लिए, ठीक है, हम क्या है कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर कोई भी कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं लगाती है ना, उस केस में क्या होता है, उस कंपनी को ना ये मान लो बंद ही कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फिर देखो अगर या तो ये चीज चले, दूसरी बात क्या है कि जितने तेरे एम्प्लॉय हैं उन सब एम्प्लॉय को क्या है कि सबका इंश्योरेंस करवा के रख, ये बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाना क्या है, जरूरी है, कौन कौन से एक्ट के तहत है, कंपनीज एक्ट है, दूसरा इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। भाई ये जितनी थ्योरी लिखवाई है सारी की सारी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और टॉपिक है। अच्छा देखो जो जीएसटी वगैरह है ना, जीएसटी जो है मतलब ये चैप्टर कराने के बाद कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बता दूंगा इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है, ठीक है, इसको देख लेना।